नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम चुनाव कानून और चुनावों से संबंधित जो प्रमुख सुधार हुए हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह नहीं पता है कि वर्तमान की जो चुनाव व्यवस्था है, वह कैसे परिवर्तित हुई है, उसके जो नियम कानून हैं, वह कैसे परिवर्तित हुए हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। आज हम यह कवर करेंगे कि कैसे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1950 का यह काम करता है। फिर आपका है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, यह काम करता है। कैसे जो शराबबंदी है, वह लागू होती है। कैसे एक ही व्यक्ति अलग-अलग जगहों से चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो यह कैसी व्यवस्थाएँ हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है, इन सब को आज हम डिटेल से समझेंगे। यह भी आपकी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है और उन सब के अलावा भी भारत का नागरिक होने के नाते यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए समझे भारत में हुए चुनाव सुधारों को। सबसे पहले है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का, जो भारत का संविधान है, उसका जो अनुच्छेद 81 है और अनुच्छेद जो 170 है। अनुच्छेद 81 जो आपकी संसद है, संसद मतलब संघ है, वहाँ पर किस तरह से चुनाव होंगे, उनकी अधिकतम जो सीटें हैं, वह कैसी होंगी, किस तरह के सिद्धांतों का विकास किया जाएगा, इन सब की चर्चा है। इसी तरीके से जो 170 है, यहाँ पर बात होती है राज्यों की, यानी राज्यों में क्या व्यवस्थाएँ बनेंगी, कैसे सीटें होंगी, कैसे आवंटन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी अनुच्छेद 81 कहता है कि संघ की जो चुनाव की व्यवस्था है और अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य की जो चुनाव की व्यवस्था है, वह किन सिद्धांतों पर बनेगी, उन सब का उल्लेख है। फिर है आपका 1951 का अधिनियम। यह अधिनियम बताता है जो आपकी संसद है और राज्य की विधायिका है, यानी कौन व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए जो नियम कानून है, वह यहीं पर लिखे हैं। कहाँ पर? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसी में यह भी लिखा है कि जो आम चुनाव होगा, उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। किस तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसे जो आपके लोग हैं, लोग मतलब जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, आपने बार-बार यह सुना होगा कि चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो वह कैसे होता है? यह तय किया गया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। इसी तरीके से जो मान्यता प्राप्त दल हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं, इनको कुछ चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, जैसे उम्मीदवारों की सूची। तो यह प्रावधान भी कहाँ है? 1951 में। इनको क्या मिलता है? जो इनके प्रस्तावक हैं, उनकी संख्या में छूट मिलती है। इनका अपना फिक्स क्या होता है? चुनाव चिन्ह। तब उस चुनाव चिन्ह को कोई नहीं ले सकता है। तो यह व्यवस्थाएँ कहाँ बनी है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह व्यवस्था हो गई। फिर आता है आपका एक सीमांकन अधिनियम 2002 का मतलब क्या है? इस अधिनियम के तहत यह घोषित किया गया है कि जो आपकी सीटें हैं और सीटें कहाँ की? राज्यसभा की, लोकसभा की और राज्यों की विधानसभा की। यह सीटें कितनी होंगी? यह तय किया गया है सीमांकन अधिनियम 2002 से। आधार क्या बनाया गया? 1971 की जो आपकी जनगणना है, उसी को आधार बनाया गया और उसके हिसाब से यह फिक्स किया गया कि कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, कितनी सीटें होंगी लोकसभा की और कितनी सीटें होंगी विधानसभाओं की। इसी के तहत प्रावधान है अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170, तो यह बताता है कि कितनी सीटें होंगी। फिर आता है आपका एक संसद अयोग्यता निरोधक अधिनियम 1959 का। इसमें क्या प्रावधान है? तो लाभ का पद वाली बात है, यानी कोई भी संसदीय सदस्य अगर लाभ के पद पर है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लाभ का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी कर्मचारी है, अब यह पहले से ही लाभ के पद पर है, तो यह चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई मान लेते हैं किसी दूसरे सदन में है, जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा का उसको चुनाव लड़ना है और वह पहले से ही कहाँ है? राज्यसभा में। वह पहले से ही कहाँ है? विधानसभा में। अब इसमें क्या व्यवस्था है? उसको यह बताना पड़ता है कि वह कहाँ पर रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद जब वह चुन लिया जाता है, तो उसको यह बताना पड़ता है कि वह किस सदन में रहेगा। यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, हमने डिटेल से देखा है। यानी लाभ का पद वह धारण ना करता हो, किसी कंपनी का कर्मचारी ना हो, तो यह बात स्पष्ट की गई है। इसी तरीके से एक अधिनियम है। अधिनियम का नाम क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976। यह तय करता है कि जो आपकी यह एससी और एसटी कम्युनिटी है, इनका रिप्रेजेंटेशन हो ठीक-ठाक मात्रा में। प्रावधान इसी के आधार पर बना है, जो इनकी जनसंख्या है, उसी के हिसाब से सीटें जो है इनकी, वह हो रिज़र्व। तो यह व्यवस्था कहाँ पर है? अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976। अब आप कहेंगे कि संविधान में पहले से व्यवस्था थी, संविधान में यह बात पहले ही तय कर दी गई थी कि रिजर्वेशन रहेगा। इस व्यवस्था के तहत यह तय किया गया कि जो इनकी जनसंख्या है, उसी के रेशियो में इनका या उसी के रेशियो में इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर 1963 में एक अधिनियम बना संघ शासित क्षेत्रों के लिए। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसके लिए अधिनियम बना 1951 में। वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसे चलेंगी, वह इस अधिनियम से तय हुआ। फिर एक अधिनियम है 1952 का। यह अधिनियम बताता है कि जो आपका राष्ट्रपति है और आपका जो उपराष्ट्रपति है, इसका चुनाव कैसे होगा। इससे संबंधित जो नियम कानून है, वह किस तरीके से बनाए जाएँगे। अब हम कुछ चुनाव सुधारों को देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने बेस समझ लिया कि कैसे-कैसे इन सुधारों का आधार है। यानी चुनावों में सुधार करने के लिए जिनके पास शक्ति है, वह हमने देख लिया, वह आपके अधिनियम है। इसी तरीके से जो वोट देने की एज है, इसको कम किया गया। यह भी एक प्रमुख चुनाव सुधार था। यहाँ पर क्या हुआ 89 में जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, उसके ज़रिए यह तय किया गया कि अब जो आपकी वोट देने की एज है, वह 21 साल ना होकर 18 साल रहेगी। इससे पहले वोट देने की जो एज थी, वह 21 साल थी। इस संशोधन के तहत इस व्यवस्था को बदला गया। तो 61 आपको याद रखना होगा। कैसे? 21 से घटाया था, 18 किया था। किस? यहाँ से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि आखिरी में यहाँ पर भी 1 है, आखिरी में यहाँ पर भी 1 है, तो 61वां संविधान संशोधन था। 18 साल ऐज की गई, यह आपको याद रहेगा। चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति, अब यह व्यवस्था क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि वोटिंग में ड्यूटी लगी है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई शिक्षक है, कोई प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है, यूपी का मान लेते हैं। अब इसकी ड्यूटी लग जाती है कहाँ? चुनाव में, ऐसी व्यवस्था हमने देखी है। तो पहली चीज़ यह एस्टेब्लिश किया गया है, यानी यह व्यवस्थाओं में एस्टेब्लिश किया गया है कि ऐसा किया जा सकता है। जो राज्य के, केंद्र के जो अधिकारी हैं या फिर हम यह कहें तो आपके कर्मचारी हैं, इनको चुनावों में नियुक्ति दी जा सकती है। जैसे आपके जो डीएम हैं, आपके एसडीएम हैं, यह सब भी तो चुनाव व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते हैं। जब यह किया जाएगा, तो यह सब किसके अंडर में हो जाएँगे? चुनाव आयोग के। मतलब जब एक शिक्षक की ड्यूटी लग जाती है चुनावों में, तो वह चुनाव आयोग के अंडर में होके काम करता है, ना कि उस समय राज्य सरकार के। यहाँ पर एक बारीक-सा अंतर है, आपको ध्यान रखना होगा। जब तक चुनावों में ड्यूटी है, तब तक वह किसके अंडर में है? चुनाव आयोग के। जब ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, तो फिर से अपनी जगह वह वापस चला जाएगा या फिर जिसके प्रति वह ज़िम्मेदार था, वहाँ पर वह वापस चला जाएगा। और यह व्यवस्था है कहाँ? यह व्यवस्था है 1989 के प्रावधान में। अब एक व्यवस्था है प्रस्तावकों की। यह व्यवस्था क्या है? जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके नाम का समर्थन करे। अब इसका कारण क्या? मतलब एक आधार होना चाहिए कोई ना कोई किसी व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का। ऐसा ना हो कि जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले, उनकी संख्या ज़बरदस्ती बढ़ जाए, उनका कोई समर्थक भी ना हो और इससे होगा क्या दरअसल? चुनाव खर्च बहुत ज़्यादा होगा। तो यह व्यवस्था एस्टेब्लिश की गई है कि प्रस्तावक को, उसके नाम को प्रस्तावित करने वाले कुछ लोग हों। अब वह लोग कितने होंगे? इनकी संख्या तय की गई। 1988 में यह व्यवस्था बनी कि जब भी राज्यसभा का चुनाव हो और राज्यों का जो विधान परिषद है, उसी राज्यों में है, उनका जब नामांकन पत्र भरा जाए, तो वहाँ पर प्रस्तावक होने चाहिए और वह प्रस्तावक कितने होने चाहिए? जो कुल निर्वाचक हैं, उनका 10% या फिर ऐसे कम से कम 10 निर्वाचक, यानी किसी क्षेत्र की जो निर्वाचक सूची है, उसमें लोगों का नाम होगा, मतलब वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम होगा, तो उसका या तो 10% या फिर मिनिमम 10 दोनों में से जो भी कम हो, वह लागू होगी। ये 10% वाली बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। आपको यह लगेगा जो राज्य है और उसकी जो विधान परिषद है, उसमें जो सीटें हैं उसका 10%, तो यह कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, न्यूनतम कितनी है? 10 यह संख्या है। आगे हम देखें, फिर व्यवस्था आई आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। यह व्यवस्था कब आई? 1989 में। पहली बार यह व्यवस्था कहाँ इस्तेमाल हुई? 1998 में और कहाँ पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में। लेकिन यहाँ पर क्या था? सीमित। सीमित का मतलब 100% हर क्षेत्रों में यह लागू नहीं था। तो 1998 में ईवीएम का या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में। अब यह आपको कैसे याद रहेगा? तो आपका राजस्थान है। यहाँ पर ही सबसे पहले क्या आया था? पंचायती राज। हमने देखा था नागौर जिला, यहाँ पर ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो इसलिए
राजस्थान। फिर आपका दिल्ली, दिल्ली आपको कैसे याद रहेगा? यह है आपकी राजधानी, यह भी आपको याद रहेगा। एक नाम आपको याद करना है मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी पहली बार यह व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन पूरी तरीके से, यानी पूरे विधानसभा में यह व्यवस्था कब अपनाई गई? 1999 में और वह क्षेत्र कौन-सा था? गोवा, यानी गोवा में पहली बार 1999 में जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, इसका प्रयोग किया गया और कहाँ पर? विधानसभा के चुनाव पर और पूरे गोवा के लिए। फिर एक समस्या आने लगी बूथ कब्ज़ा होने की, यानी क्या होता था? जो बाहुबली लोग होते थे, अगर उनको लगता था कि वह चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो पूरे बूथ को ही कब्ज़ा कर लेते थे। इस तरह की व्यवस्थाएँ होती थी। अब इसको क्या घोषित किया गया कि अगर बूथ कब्ज़ा होता है, तो उस क्षेत्र का जो चुनाव है, उसको रद्द समझा जाएगा और फिर से वहाँ पर चुनाव होगा। यानी 1989 में यह व्यवस्था बनी कि अगर बूथ कब्ज़ा हुआ है, तो चुनाव स्थगित हो जाएगा या फिर रद्द हो जाएगा और उसको चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज की तरह देखा जाएगा और वहाँ पर कोशिश यह की जाएगी कि चुनाव फिर से हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होगी, इसको शामिल कैसे किया गया कि चुनाव स्थगित करने या फिर रद्द करने का प्रावधान। यानी यह प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव ना हो और यह प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव रद्द हो जाए। बूथ कब्जे को इसमें शामिल किया गया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कहीं न कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर भारत का जो लोकतंत्र है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश है। तो यह सामान्यतः क्या होता? एक लूट का मामला, लेकिन अब यह क्या मामला बन जाएगा? लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने का मामला, बड़ा मामला बन जाएगा। तो यह व्यवस्था भी परिवर्तित की गई। अगली व्यवस्था को समझते हैं। जो आपकी वोटर लिस्ट होती थी पहले, उसमें होता था नाम और लोग नाम के आधार पर क्या करते थे? वोट देने जाते थे। अब इसमें समस्या क्या आती थी? हो सकता है जो एक नाम है, वह कई व्यक्तियों का हो जाए और लोग एक-दूसरे के नाम पर वोट देने लगे। अब यह समस्या बढ़ने लगी। तो धीरे-धीरे परिवर्तन किया गया। जो आपका वोटर कार्ड है, उसको बनाया गया फ़ोटो सहित। यानी वोटर कार्ड पे जो नाम है, नाम के साथ आपकी फ़ोटो है और अब वह मैच की जाएगी। तो इसी को कहते हैं मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र। यह डेवलप कब हुआ? 1993 के चुनाव में। यानी 1993 में चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि जितने भी आपके मतदाता हैं, इनका जो वोटर कार्ड है, वह अब होगा फ़ोटो सहित। तो यह भी हो गया चुनाव सुधार। फिर हुआ 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन, यानी उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और उनके जो कानून मंत्री हैं, वह थे आपके दिनेश गोस्वामी। इन्हीं की अध्यक्षता में, यानी दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। इसने कौन से सुधार किए? इसने कहा कि जो आपके उम्मीदवार हैं, इनके नामों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यानी जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, इनको कैटेगराइज़ किया जाना चाहिए और कैटेगराइज़ कैसे? 3 ग्रुप में। एक ग्रुप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, दूसरा ग्रुप पंजीकृत यानी रजिस्टर जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके उम्मीदवार और तीसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके नाम। अब इसका मतलब क्या? एक लिस्ट निकाली जाए, उस लिस्ट के थ्रू यह बताया जाए कि कौन-कौन उम्मीदवार है और कैसे उम्मीदवार है। मतलब यहाँ पर नाम होगा 3 ग्रुप में, पहले में लिखा जाएगा या इस पार्टी से है, या इस पार्टी से है, या इस पार्टी से है, यानी जो पंजीकृत है। अब इसमें क्या हो सकता है आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या फिर राज्य स्तर की पार्टी। अब इसके भी प्रावधान हैं, कैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी, कितने परसेंट उसको वोट मिले, मतलब वह सब एक क्राइटेरिया है। कुल मिलाकर आप इतना समझिए, जो यह पार्टियाँ हैं राष्ट्रीय स्तर की या फिर राज्य स्तर की, इनके जो उम्मीदवार हैं, वह इस सूची में दिए जाएँगे। फिर ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जो राजनैतिक पार्टियाँ तो हैं, जैसे XYZ कोई पार्टी है, यह रजिस्टर्ड है कहाँ पर? चुनाव आयोग में, लेकिन अभी इसने यह राष्ट्रीय स्तर का जो क्राइटेरिया है या फिर जो राज्य स्तर का क्राइटेरिया है, इसको पार नहीं किया है। यानी राष्ट्रीय स्तर की या फिर राज्य स्तर की पार्टी वह घोषित नहीं है, तो इसके उम्मीदवारों की सूची। फिर तीसरा आपके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनकी एक सूची लोगों के बीच भी रिलीज़ की जाए, तो यह व्यवस्था भी बनाई गई। फिर एक व्यवस्था बनी 1971 का एक अधिनियम है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम। इसका मतलब यह कि अगर चुनावों के दौरान किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जिससे राष्ट्रीय गौरव को अपमानित होना पड़े, यानी राष्ट्रीय गौरव को ठेस लगे। अब यह कैसे हो सकता है? हो सकता है कि चुनाव आपका प्रचार हो रहा हो और चुनाव प्रचार में कोई व्यक्ति यह कहे कि जो भारत का झंडा है, यह खराब है, तो बदलना चाहिए या फिर यह झंडा ठीक नहीं है या कोई ऐसी बात जिससे यह लगे कि राष्ट्रीय गौरव का अपमान हो रहा है। अब यह तय कौन करेगा? यह तय करेगा आपका चुनाव आयोग और आपका तय करेगा कोर्ट कि राष्ट्रीय गौरव का अपमान है या फिर नहीं है।
लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोई बात की, उस समय क्या होगा? अगर यह तय हो जाता है, यानी एक तो उसने बात की, दूसरा यह तय हो जाता है कि यह अपराध है, यानी कोर्ट ने या फिर चुनाव आयोग ने यह डिसाइड कर लिया। उस केस में अगले 6 साल तक वह लोकसभा और राज्य का जो विधानसभा है, वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी अगले 6 सालों के लिए उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। इसी के तहत यानी जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इसी के तहत यह भी सुधार किया गया कि 48 घंटे पहले से ही शराब बिक्री पर रोक लगाया जाए। यानी 48 घंटे पहले से ही शराब नहीं बिकेगी, यह बात किसने तय की? दिनेश गोस्वामी समिति ने, यानी इसके ही यह सुझाव थे और उसके बाद यह व्यवस्था डेवलप हो गई। फिर आई जो प्रस्तावकों की संख्या वाली बात थी, कितने लोग नाम को प्रस्तावित करेंगे, इसको बढ़ाया गया। पहले यह व्यवस्था कितनी थी? 10 पंजीकृत जो आपके मतदाता है, उनके हस्ताक्षर। लेकिन अगर कोई मान्यता प्राप्त दल है, तो केवल 1 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। तो इसको भी बदला गया, यानी प्रस्तावकों की जो संख्या है, इसमें भी परिवर्तन किया गया। फिर आया आपका अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, अब इसमें कई सारी कंडीशन है। मान लेते हैं इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दौरान एक सीट है एक्स नाम की, मतलब किसी क्षेत्र का नाम है। अब यहाँ पर आपका एक उम्मीदवार है और इलेक्शन के टाइम पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, रिजल्ट आने से पहले ही। अब इसमें क्या होगा? यह कैसा उम्मीदवार है? अगर यह पंजीकृत पार्टी का है, तो इस पार्टी को समय मिलेगा। समय कितना? 7 दिन कि वह कोई दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन अगर वह पंजीकृत पार्टी का नहीं है, उस स्थिति में चुनाव रद्द नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति चुनाव को जीतता है, उसका नाम ही प्रस्तावित किया जाएगा या फिर उसको ही चुनावों में विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर पंजीकृत पार्टी का है, तो 7 दिन के अंदर वह पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम दे सकती है। लेकिन अगर वह पंजीकृत पार्टी का नहीं है और रिजल्ट आने से पहले या चुनावों से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस केस में चुनाव को रद्द नहीं समझा जाएगा, यानी चुनाव होगा और बाकी व्यवस्थाएँ कंटिन्यू चलेंगी। फिर एक व्यवस्था आती है उपचुनाव की, तो इसके लिए एक समय सीमा तय की गई, 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाने होंगे। जैसे हमने इस बात की चर्चा कई बार की है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा हो गई भंग, उस केस में भी 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं श्याम है और यह है आपका विधानसभा सदस्य, मतलब कि यह है विधायक और फिर यह चुनाव लड़ता है लोकसभा का और अब यह बन जाएगा सांसद। तो जब यह सांसद बन जाएगा, तो जो यह विधायक वाली सीट है, यह सीट कैसी हो जाएगी? यह सीट खाली हो जाएगी। तो इस सीट के लिए चुनाव कब होगा? इसी को कहेंगे पहली चीज़ तो उपचुनाव। दूसरा, यह कब होगा? यह होगा 6 महीने के अंदर, यानी जब भी यह सीट खाली हो जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर यह चुनाव होगा। लेकिन 2 ऐसी स्थितियाँ हैं, जब यह व्यवस्था लागू नहीं होती है। अब वह स्थितियाँ क्या हैं? जिस सीट को भरना है, अगर उसका कार्यकाल 1 साल से कम है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि विधायक से बन गया वह सांसद, तो अगर जो उसकी विधायक वाली सीट है, उसका कार्यकाल कितना बचा था? 1 साल से कम, तो पुनः चुनाव नहीं होगा। यह व्यवस्था क्योंकि यहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा और समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी। दूसरा, अगर आपका जो चुनाव आयोग है, वह लिखित रूप से यह दे दे कि इस समय चुनाव करवाना कठिन है। यानी अगर चुनाव आयोग अपनी असमर्थता साबित कर दे, लिखित रूप से दे दे, उस समय भी इस व्यवस्था को बाईपास किया जा सकता है। यानी उपचुनाव की जो समय सीमा है, वह 6 महीने से ज़्यादा हो सकती है। तो यह भी चुनाव सुधार है। फिर व्यवस्था यह है, आपने क्या देखा होगा, एक व्यक्ति है, वह लोकसभा की एक साथ कई सीटों से क्या करता है, चुनाव लड़ता है। जैसे आप केस देखिए राहुल गांधी का, 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं। तो पहले व्यवस्था क्या थी? यानी जब 1996 के चुनाव सुधार हुए, तो इसको रोका गया था। यानी एक व्यक्ति अलग-अलग क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर एक सुधार हुआ चुनाव प्रचार का। चुनावों में खूब प्रचार होते हैं, तो वह प्रचार कब तक होंगे? यह व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। तो तय यह किया गया कि कोई व्यक्ति अगर अपना नॉमिनेशन किस डेट तक वापस ले सकता है। यानी नॉमिनेशन वापस लेने की जो आखिरी तिथि है, यह घोषित की जाती है और जो मतदान होगा, उसकी डेट हम मान लेते हैं जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने की जो 15 तारीख है, यह आखिरी डेट है किसकी? नामांकन वापस लेने की और जो चुनाव होना है, वह होना है 1 अगस्त को। तो नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट क्या है? 15 जुलाई और इलेक्शन की डेट क्या है? 1 अगस्त। तो यह व्यक्ति प्रचार कब तक कर सकता है? पहले यह गैप होता था 20 दिन का, यानी 20 दिन पहले से ही उसको प्रचार बंद करना होगा। मतलब 1 अगस्त को अगर चुनाव है, तो 10 जुलाई से ही उसको चुनाव प्रचार करना बंद करना होगा, पहली चीज़।
इसको परिवर्तित किया गया। अब इसको किया गया 14 दिन। 14 दिन का मतलब क्या? अब यह व्यक्ति 16 जुलाई तक चुनाव का प्रचार-प्रसार कर सकता है। तो पहले यह क्या था 20 दिन, अब इसको घटाकर किया गया 14 दिन। यह परिवर्तन भी हो गया। फिर हम देखें 1996 के बाद अभी हमने जो पीछे देखे वो आपके 1996 तक के चुनाव सुधार थे या 1996 का चुनाव सुधार था। वहाँ तक जो परिवर्तन हुए वह हमने समझ लिया। अब हम यह देखें कि 1996 के बाद कौन-कौन से चुनाव सुधार हुए। जैसे एक चुनाव सुधार हुआ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर। यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, जो आपके प्रस्तावक है और समर्थक है, इनकी संख्या पहले 10 थी। ये हमने देखा पीछे। अब इसको बढ़ाकर किया गया 50। इसी तरीके से यह व्यवस्था किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। मतलब राष्ट्रपति के लिए 10 प्रस्तावक से बढ़ाकर 50 कर दिया गया। उपराष्ट्रपति के लिए 5 से बढ़ाकर इसको 20 कर दिया गया। यानी पहले जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, 1977 से पहले, उनके लिए 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता थी। अब इसको बढ़ाया गया और किया गया इसको 20। इसी तरीके से जो जमानत राशि है, वह कितनी की गई? ₹2500 से बढ़ाकर ₹15,000। यह भी सुधार हो गया। फिर हम देखें डाक मतपत्र के ज़रिए मतलब डाक के माध्यम से वोट डालने की व्यवस्था। यह भी शुरू हुई कब से? 1999 से। यह तय किया जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको डाक से वोट देने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसी तरीके से जो आपके सेना के लोग हैं, क्योंकि यह देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार तो इनका भी है और वोटिंग के टाइम अपने क्षेत्र में यह नहीं पहुँच सकते हैं, तो इनके लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई कि यह प्रॉक्सी वोटिंग के ज़रिए वोट कर सकते हैं और यह कब से शुरू हुआ? 2003 से। यह भी परिवर्तन हो गया। फिर आया आपका 2003 में जो राज्यसभा का चुनाव है, उससे संबंधित कुछ सुधार किए गए। जैसे पहले व्यवस्था यह थी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति है यूपी का और वह चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा की सीट के लिए, तो वह केवल यूपी की सीट से ही चुनाव लड़ सकता था। यह व्यक्ति एमपी जाके चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन 2003 में इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। अब यह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जाके चुनाव या किसी भी राज्य की सीट से जाकर चुनाव लड़ सकता है। यह परिवर्तन भी किया गया। फिर एक व्यवस्था और शुरू हुई। व्यवस्था में समस्या यह थी कि वोट होते थे और वोट किसके लिए होते थे? राज्यसभा के लिए। अब राज्यसभा के लिए जब वोट होगा, तो वोट करेगा कौन? जो आपकी विधानसभा है, उसके सदस्य यानी आपके विधायक। अब यहाँ पर समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि यह आपके जो विधायक है, यह क्या करते थे? पैसे ले लेते थे या फिर कुछ अन्य तरीके के प्रलोभन और वोट दे देते थे किसी दूसरे को। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए पार्टी है आपकी, एक्स पार्टी है। एक्स पार्टी का एक उम्मीदवार है और एक दूसरी पार्टी है वाई पार्टी, इसके भी अपने उम्मीदवार हैं। अब एक्स पार्टी जो है, इसकी कुछ सीटें आपकी विधायकों की भी है, यानी इस पार्टी के कुछ विधायक भी हैं, कहाँ पर? विधानसभा में और आपकी जो वाई पार्टी है, इसके भी विधायक है, कहाँ पर? विधानसभा में। तो होता क्या था? एक्स पार्टी वाले, वाई पार्टी वाले के कुछ विधायकों को खरीद लेते थे या फिर उनको पैसे देते थे या फिर कुछ अन्य प्रलोभन देते थे। इससे क्या होने लगा? क्रॉस वोटिंग। अब यहाँ पर समस्या यह थी कि जो यह वोटिंग होती थी, यह होती थी गुप्त वोटिंग, यानी गुप्त रूप से लोग वोट करते थे। तो इस व्यवस्था को बदला गया और किया यह गया कि जब भी कोई राज्यसभा का चुनाव होगा, उसको यह दिखाना पड़ेगा कि किसको वोट उसने दिया है। ऐसे एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति कौन होगा? नामित एजेंट जिसको कहा जाएगा। अब मान लेते हैं एक्स पार्टी है। इस एक्स पार्टी ने क्या किया? एक व्यक्ति है राम, इसकी नियुक्ति कर दी और नियुक्ति किस लिए की? कि जब भी यह राज्यसभा का इलेक्शन होगा और यहाँ पर जब वोटिंग होगी, तो जितने भी लोग वोट डालने आएँगे, यह अपनी जो पर्ची है वोटिंग की, जिस पर इन्होंने वोट दिया है, वह पर्ची दिखाएँगे। किसको? इस राम को, जिसकी नियुक्ति की गई है। यह वेरीफ़ाई करेगा कि इन्होंने सही वोट डाला है या फिर नहीं डाला है। यानी जिस पार्टी के विधायक हैं, वह अपनी ही पार्टी के राज्यसभा मेंबर चुन रहे हैं, यह व्यवस्थाओं के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो चुका था। तो यह चुनाव सुधार हुआ कब? 2003 में। 2003 के चुनाव सुधार में ही एक परिवर्तन और किया गया। जो आपका राजनीतिक दल है, इसके होते हैं उम्मीदवार और यह करते हैं चुनाव प्रचार। जब यह चुनाव प्रचार करेंगे, उस दौरान जो इनका यात्रा व्यय है, यानी जो इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उसको नहीं जोड़ा जाएगा चुनाव खर्च में। यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस को चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। इन सब के अलावा जो आपकी ज़मानत की राशि है, वो भी बढ़ाया गया। जैसे 2009 में जो ज़मानत की राशि 10,000 थी, इसके लिए लोकसभा के चुनाव के लिए, इसको बढ़ाकर किया गया 25,000। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ₹25,000 की ज़मानत राशि चाहिए। तो एससी-एसटी कम्युनिटी है, इनके लिए भी जो राशि पहले 5,000 थी, इसको बढ़ाकर किया गया
12,000। तो जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000, एससी-एसटी के लिए 5,000 से बढ़ाकर इसको 12,000 किया गया। फिर आया नोटा सिस्टम। नोटा सिस्टम क्या है? एक मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट है या फिर आप कहें ईवीएम है। इसमें नाम है, कौन-कौन से उम्मीदवार हैं। एक आखिरी में नाम आएगा नोटा का। नोटा मतलब क्या? आप इनमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं। यानी आपके हिसाब से इनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। तो आपने क्या किया? नोटा दबाया। अब यहाँ पर एक समस्या आ सकती है या एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। कन्फ्यूज़न क्या? मान लेते हैं कि लोग नोटा के विकल्प को चुनते हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि नोटा के जो वोट है या फिर नोटा के अंतर्गत जो वोट पड़े हैं, वह ज़्यादा हो जाएँ। ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कुल 1,000 वोटर हैं और यह आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं और सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यह व्यवस्था है। यानी सबसे पहले जो आगे निकल जाएगा, तो विजयी घोषित किया जाएगा। अब मान लेते हैं उम्मीदवार यह है, इसको मिले हैं 200 वोट। उम्मीदवार यह है, इसको मिले हैं 100 वोट, इसको मिले हैं 50 वोट, इसको मिले हैं 250 वोट, इसको मिले हैं 50 वोट और जो आपका नोटा वाला है, इसको मिल गए 350। अब यहाँ पर क्या होगा? को ही सबसे ज़्यादा वोट मिला है। इस केस में ये जो आपका व्यक्ति है चौथा, यानी नोटा के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, उसी को घोषित किया जाएगा विजयी। मतलब अगर नोटा के केस में नोटा वाला जो विकल्प है, उसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, तब भी जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, उसी को घोषित किया जाएगा विजयी। यह भी व्यवस्था है। नोटा का प्रावधान आया कब? 2013 में पहली बार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और जो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पर यह लागू हुआ और जो आपकी 16वीं लोकसभा है 2014 की, वहाँ का जो लोकसभा का चुनाव है, यानी 2014 का जो लोकसभा का चुनाव है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और 2014 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और जो सिक्किम है, यहाँ का जो राज्य विधानसभा चुनाव है, वहाँ से यह शुरू किया गया। यानी 2014 में जो लोकसभा का चुनाव है, वहाँ पर लागू हुआ, 2013 में ही कुछ क्षेत्रों पर लागू हुआ था और 2014 में जो विधानसभा का चुनाव है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इन क्षेत्रों पर भी लागू हो गया। व्यवस्था हमने यह समझी कि अगर नोटा को ही ज़्यादा मत मिल जाए, यानी सबसे ज़्यादा मत मिल जाए नोटा को ही, तो उस केस में क्या होगा, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा मत मिले हैं, उसको विजयी घोषित किया जाएगा। इन सबके साथ-साथ 2014 के चुनाव से ही आपका जो वीवीपैट है, इसका प्रयोग भी शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि 8 क्षेत्रों में। अब एक व्यवस्था और है, आपने यह देखा होगा कि लोग जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, अभी चुनाव लड़ रहा है। अब यह व्यवस्था क्या है? अब मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, इसका नाम है राम और एक व्यक्ति है, इसका नाम है श्याम। फॉर एग्ज़ाम्पल राम क्या करना चाहता है? चुनाव लड़ना चाहता है और श्याम क्या है? इसका विरोधी है। यह चुनाव तो नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन यह चाहता है कि राम चुनाव ना लड़े। तो इसने क्या किया? एक फर्जी केस कर दिया। किस पर? राम पर। अब अगर केस हो गया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, राम को लेकर जाएगी हिरासत में पूछताछ के लिए या कुछ अन्य जो प्रोविज़न है, वह सब करेगी। तो क्या इस केस में जो राम है, इसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए? आप कहेंगे, यह तो साफ-साफ दिख रहा है कि श्याम ने यह जानबूझ के किया है और इसीलिए किया है कि यह चुनाव ना लड़े। लेकिन यह बात हर बार कैसे साबित होगी कि इसीलिए किया है? हो सकता है कि कोई अन्य कारण भी हो। तो व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसका जो जुर्म है, यानी उस पर जो आरोप है, वह सिद्ध ना हो जाए, तब तक वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जेल में भी है, पुलिस हिरासत में भी है, तब भी वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यह दिक्कत भी हो सकती है कि सच में उसने अपराध किया है। अब इस केस में क्या होगा? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस यह कहती है कि मान लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे केस समझा, एक है राम और एक है श्याम। मान लेते हैं कि जो आपका राम है, इसने सच में अपराध किया है और अपराध करने के कारण इसको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, मान लेते हैं लोअर कोर्ट है, जिला न्यायालय है, यहाँ से मिल गई इसको सज़ा। जिला न्यायालय ने या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह कहा कि यह व्यक्ति वास्तव में अपराधी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अब यह व्यक्ति, यानी जो आपका राम है, यह कहेगा कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया है, मैं ऊपर अपील करूँगा। तो ऊपर अपील करने का जो टाइम है, वह क्या है? 3 महीने के अंदर। अब यह कहेगा कि हम जाएँगे कहाँ? हाई कोर्ट में। तो यह क्रम तो चलता रहेगा। हाई कोर्ट से फिर यह कहेगा कि हम जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक गाइडलाइंस दी। तब 2013 में उसने कहा, एक बार अगर किसी भी कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह अपराधी है, तो तुरंत प्रभाव से वह व्यक्ति अपनी सीट से हट जाएगा। यानी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तुरंत प्रभाव से, वह इस सीट के योग्य नहीं है।
तो यह भी चुनाव सुधार हुआ। फिर क्या हुआ? जो आपका चुनाव खर्च है, इसकी सीमा भी बढ़ी। तब 2014 में, 2014 से पहले जो आपका लोकसभा का चुनाव है, उसकी जो सीमा थी, वह कितनी थी? 40 लाख, यानी 40 लाख रुपए कोई व्यक्ति खर्च कर सकता था लोकसभा के चुनाव के लिए। तो बढ़ाया गया, बढ़ाकर किया गया इसको 70 लाख। इसी तरीके से जो आपके संघ शासित क्षेत्र है, पहले यह सीमा थी 16 लाख और इसको बढ़ाकर किया गया 25 लाख। मतलब जो मिनिमम सीमा थी 16 लाख, इसको बढ़ाकर किया गया 25 लाख। अब यहाँ पर जो संघ शासित प्रदेश है, उनकी अलग-अलग लिमिटेशन है। इसी तरीके से जो आपकी विधानसभा की सीट, पहले इसके लिए चुनाव खर्च की सीमा थी कितनी? 16 लाख, इसको बढ़ाया गया और किया गया इसको 28 लाख। संघ शासित प्रदेशों के लिए इसको किया गया 20 लाख, जो कि पहले 8 से 16 लाख थी। 2022 में फिर से संशोधन हुआ और इस 70 लाख को कर दिया गया 95 लाख। यानी लोकसभा के लिए जो चुनाव है, उसके लिए कर दिया गया कितना? 95 लाख और विधानसभा के लिए किया गया कितना? 40 लाख। तो पहले कितना था? 25 लाख। तो 25 लाख से 40 लाख हो गया विधानसभा के लिए, 70 लाख से 95 लाख हो गया किसके लिए? लोकसभा के लिए। जो आपकी राजनैतिक पार्टी है, एज़ अ पार्टी उसके लिए कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ अंतर आप समझिएगा। अंतर यह है, मान लेते हैं एक पार्टी है, मान लेते हैं आपका बीजेपी है और बीजेपी का एक उम्मीदवार है। अब यह जो आपका उम्मीदवार है, इसकी अपनी सीमा क्या है? मतलब एज़ अ उम्मीदवार यह कितने पैसे खर्च कर सकता है चुनाव प्रचार में? तो वह सीमा कितनी हो गई? 90 लाख। लेकिन एज़ अ पार्टी यानी बीजेपी एज़ अ पार्टी कितना खर्च कर सकती है? इस पर कोई सीमा नहीं है। यह आपको ध्यान रखना होगा। शर्त केवल यह है कि 90 दिनों के भीतर इसने जितना खर्च किया है, उसका एक विवरण देना होगा इसे चुनाव आयोग को। इसके अलावा यह जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। यह जो सीमा है, यह किस पर है? उम्मीदवार पर, कि उम्मीदवार खर्च कर सकता है 90 लाख। इसी तरीके से जब विधानसभा का चुनाव होगा, वहाँ पर भी यही व्यवस्था है। सीमा किस पर होगी? उम्मीदवार पर, ना कि पार्टी पर। पार्टी चाहे जितना खर्च करे, बस उसका विवरण देना होगा चुनाव आयोग को और कितने दिनों में? 90 दिनों में। फिर एक व्यवस्था है दल परिवर्तन कानून की। इसमें एक सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ? या पहले व्यवस्था क्या है वह समझे। 52वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1985 में। एक पार्टी है बीजेपी, एक पार्टी है कांग्रेस। हम एग्जाम्पल के लिए केवल समझ रहे हैं। अब बीजेपी का कोई सांसद है और सांसद है आपका लोकसभा का। चुनाव से पहले बीजेपी ने इससे कहा था, यानी पार्टी ने इससे बातचीत की थी कि इसको मिलेगा मंत्री का पद। अब ऐसी बातचीत होती रहती है। पहले वादा है कि मंत्री का पद मिलेगा। चुनाव हो गया। यह लोकसभा की सीट जीत भी गया। लेकिन इसको मंत्री का पद नहीं दिया गया। अब यह व्यक्ति हो गया नाराज और नाराज होकर चला गया कांग्रेस के पास कि आपकी जो राज्यसभा की सीट, वहां से आप हमको नॉमिनेट कर दीजिए। हम चुनाव लड़ लेंगे और चुनाव लड़ के लोकसभा की सीट छोड़ देंगे और आप हमको बना दीजिएगा मंत्री। कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार है। अब ऐसा पॉसिबल है। इस केस में यहाँ लागू हो जाएगा दल परिवर्तन कानून। मतलब जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो लोग एक-दूसरे की पार्टी में लगातार जाते रहेंगे और भारत का जो लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र ही कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 से इसको रोका गया। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज़ था। क्लॉज़ क्या था? पहले व्यवस्था यह थी कि मान लेते हैं आपकी जो बीजेपी पार्टी है और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है। अब इस पार्टी के बहुत सारे मेंबर यह चले जाते हैं कांग्रेस में और बहुत सारे मतलब कितने? 1/3 सदस्य इसके बीजेपी के, यह चले जाए कांग्रेस में। तो इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि बीजेपी की जो नीति है, वह कुछ इस प्रकार से है कि यह मेंबर संतुष्ट नहीं है। तो इसको मिली थी छूट कि यह नहीं माना जाएगा दल परिवर्तन कानून के अंतर्गत, मतलब इसको छूट दी जाएगी। 2003 में इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और व्यवस्था में परिवर्तन के तहत अब यह घोषित किया गया कि अगर ऐसा भी कुछ होता है, उसको भी माना जाएगा दल परिवर्तन कानून के अंतर्गत। यानी 1/3 सदस्य जाने का मतलब यह हुआ, यह पार्टी क्या हो रही है? टूट रही है और टूट के केस में पहले छूट थी, लेकिन इसको भी यानी स्प्लिट को अब कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसको भी यही माना जाएगा कि दल परिवर्तन कानून के अंतर्गत यह आ रहा है और उसी के हिसाब से व्यवस्थाएँ आगे बढ़ेंगी। तो यह सारे क्या हो गए? चुनाव सुधार। बहुत सारे चुनाव सुधारों को हमने देख लिया है और क्या-क्या परिवर्तन है, यह भी हमने समझ लिया है। इतने डिटेल से हमने क्यों किया? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछेगा कि यह व्यवस्था लागू है या फिर नहीं लागू है? जैसे यह आपका प्रोविज़न है कि 1/3 सदस्य अगर चले गए, तो क्या यह लागू होगा या फिर नहीं? पहले यह लागू था, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। शराबबंदी का मामला, एक व्यक्ति या फिर एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? क्या मामला? इन सब में आप कन्फ्यूज़ हो जाते।
इसलिए इतनी डिटेल से हमने इस चीज़ को किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।